देखिए, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, है ना। इसको एक बार मैं दोबारा रन करता हूँ, लॉगिन डेमो करके, ठीक है। और रन ऑन सर्वर कर देता हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। पर दिख तो रही रुकी पड़ी है। नहीं, अब तो शेयर कर दिया है, दिखना चाहिए। देखो। तो दिख तो रही है। ठीक है। अब जैसे ये पेज है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ डेटा डाला, राम @gmail.com, है ना। फ़ोन नंबर डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला हमने, है ना। और रजिस्टर पे क्लिक करा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी वेब पेज से सर्वर पे आप रिक्वेस्ट लेके जाते हो, भेजते हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को जो आप लेके जा रहे हो, इस रिक्वेस्ट के लिए सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है सर्वर पे, और इसी रिक्वेस्ट के लिए सर्वलेट रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि इस रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट जा रही है तो रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आप सर्वर पे भेजते हो, तो हर रिक्वेस्ट के लिए सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स सर्वर पे बनाए जाते हैं, है ना। और वो ऑब्जेक्ट कहाँ रिसीव होता है? यहाँ पे देखो, REQ और RES वेरिएबल में। ये कौन बनाता है? ये आपका कंटेनर बनाता है, ठीक है। तो बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा, जब इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देते हो आप और आपको एक रिस्पांस आ जाता है, तो वो जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, समझे। सबमिट करते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब रिस्पांस आ गया तब। तो आपने रिक्वेस्ट भेजी किसको? इस सर्वलेट को। इस सर्वलेट में रिक्वेस्ट रिस्पांस के ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, उस पर आप काम कर लिए। काम करने के बाद ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट मेमोरी से खत्म हो गए। अब हुए ना हुए डजेंट मैटर, बट जब आपने response.send रिडायरेक्ट लिख दिया ना, तो सर्वर से ही फिर से एक नई रिक्वेस्ट और नई रिस्पांस बन गए। तो ये चीज कहा जाता है कि हमेशा यह नया रिक्वेस्ट और नया रिस्पांस बनाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? HTML से जब इस सर्वर पे रिक्वेस्ट आई थी, इस सर्वलेट पे रिक्वेस्ट आई थी, तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट थे। लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट को फिर से रिडायरेक्ट कर दिया, तो ये रिक्वेस्ट रिस्पांस के ऑब्जेक्ट खत्म, मेमोरी से डिस्ट्रॉय। नई रिक्वेस्ट और नई रिस्पांस बन गई, और रिस्पांस आपकी रिडायरेक्ट हो गई आगे। अब जो रिस्पांस मिलेगा वो कहां से मिलेगा? वो इस वेबसाइट से मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट यहां रिडायरेक्ट हो चुका है। और URL आपका चेंज हो जाएगा, जो URL ये है ना, ये बदल जाएगा, और URL आ जाएगा फेसबुक, और फेसबुक की तरफ से आपको एक रिस्पांस मिल जाएगा। URL चेंज हो गया और एक रिस्पांस मिल गया, ये पेज मिल गया रिस्पांस करो। ये होता है नया रिक्वेस्ट और नया रिस्पांस, समझे। आपने कहा ये रिक्वेस्ट का नया बन गया, तो इससे क्या दिक्कत हुई? दिक्कत कुछ नहीं हुई। कई बार रिक्वेस्ट के साथ डेटा जाता है, और जाता ही है। आपको पता ही होगा कि जब फॉर्म भेजते हो, फॉर्म भेज रहे हो, बैक करो आप,
यहाँ डेटा सबमिट कर रहे हो और लेके जा रहे हो, तो ये डेटा भी तो जाता होगा। तो रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा जाता है वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से गेट कर लेते हो, नहीं कर लेते हो? तभी कर लेते हो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में डेटा एसोसिएटेड है। सारा खेल ऑब्जेक्ट का ही है। ये डेटा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में जाके एसोसिएट हो जाता है। अगर ये डेटा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में नहीं होता तो फिर आप गेट कैसे कर पाते? ये डेटा ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाता है। और जब रिडायरेक्ट कर दोगे तो नया रिक्वेस्ट बनेगा। तो मतलब तुमने डेटा इस रिक्वेस्ट में सेट करी थी और रिडायरेक्ट कर दिया नई रिक्वेस्ट में, है ना? तो यानी कि रिक्वेस्ट बदल गया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, तो डेटा भी चेंज हो जाएगा। अगर ये डेटा फेसबुक वाले पेज पे लेके जाना चाहते हो तो नहीं ले जा सकते हो। क्योंकि एक रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा था ना, एक रिक्वेस्ट के साथ डेटा एसोसिएट होके एक पेज तक गया। अब जब रिक्वेस्ट बदल गया तो यार डेटा भी तो बदल ही जाएगा, नया ऑब्जेक्ट हो गया ना रिक्वेस्ट का। वो चीज है सर। दैट मीन्स कि ये एक रीडायरेक्ट रूल काइंड ऑफ है, मतलब इसको ये पेज से सर्वलेट इसको रीडायरेक्ट करके वहां पे लेके जा रहा है। हाँ, और सर जो पेज में लेके जा रहा है वो पेज का रिस्पॉन्स भी लेके आ रहा है क्या? बिल्कुल, नया रिस्पॉन्स। हाँ सर, मतलब रिस्पॉन्स लेके आ रहा है तभी तो वो पेज को हिट कर रहा है। मतलब मैं जो भी पेज का यूआरएल दे रहा हूँ वो एज ए रिस्पॉन्स ही तो मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं ब्राउजर से उसको दिखा रहा हूँ। राइट सर? बिल्कुल। दूसरा चीज, सेंड रिडायरेक्ट जब भी यूज करो उसके ऊपर और उसके नीचे कोड लिखो। क्यों? क्योंकि ये कोड कभी चलता ही नहीं है। जहां रिडायरेक्ट हो गया है फाइनल रिस्पांस वहीं से मिलता है आपको। आप देखो ना, आपको रिस्पांस कहां से मिल रहा है? ये क्या हुआ? ओ, दिक्कत वही हो गई ना, ये कनेक्शन क्लोज करा रखा है। कनेक्शन क्लोज हटाओ। फाइनली के अंदर एक बार कनेक्शन क्लोज जा रहा है, दोबारा ऑपरेशन हो ही नहीं पा रहा है, फिर से रीओपन करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहीं से सर्वर को ऐसे स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट तो सर्वर में डिप्लॉयड है, वो स्टोर्ड है। बस आप यहीं से रिफ्रेश करोगे तब भी चल जाएगा। देखो, मैंने बस सर्वर को रन कर दिया ना। एक बार प्रोजेक्ट सर्वर में डिप्लॉय हो जाता है, रन हो जाता है। सर्वर में प्रोजेक्ट को रन होने की प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना? ये देखिए, तो आपको भी जो रिस्पांस मिलने वाला है वो दूसरे पेज से मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या उसके ऊपर और इसके नीचे वाला कोड चला? रजिस्टर सक्सेस या रजिस्टर 1 नहीं चला। तो सेंड रिडायरेक्ट सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस का मेथड है, जिसका काम होता है आपकी रिक्वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह रिडायरेक्ट कराना। और ये रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट होने के बाद या जब रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है तो हमेशा नया रिक्वेस्ट नया रिस्पांस बनाता है, नया रिक्वेस्ट नया रिस्पांस बनाता है। और इसके ऊपर और इसके नीचे लिखे जाने वाला कोई भी कोड ये काम नहीं करता है। ये कंटेक्स्ट के अंदर तो काम करता ही करता है, साथ में कंटेक्स्ट के बाहर भी काम करता है। कंटेक्स्ट के बाहर का मतलब, जैसे मान लो कि आप सेंड रिडायरेक्ट में किसी सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न दे दो, है ना, यहाँ पे, तो सर्वलेट पे चला जाएगा या एचटीएमएल पे चला जाएगा जो कि इसी सर्वर में है। आपने फेसबुक का यूआरएल दे दिया तो ये फेसबुक पे चला गया, और फेसबुक तो किसी दूसरे सर्वर पे चल रहा है, उसका अपना एरिया है, अपना कंटेक्स्ट है, तो ये कंटेक्स्ट के बाहर। तो मतलब ये कंटेक्स्ट के अंदर और कंटेक्स्ट के बाहर दोनों जगह काम कर सकता है ना? और हमेशा नया रिक्वेस्ट नया रिस्पांस बनाता है, और इसको कॉल करने पे यूआरएल हमेशा
चेंज हो जाता है, एक नया यूआरएल मिलता है आपको। ये होता है सेंड सर सेंड रीडायरेक्ट सर वो कंटेक्स्ट से बाहर है, कंटेक्स्ट से भीतर भी चलता है? हाँ, दोनों जगह चलता है। अच्छा ठीक है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, यहाँ पे ये सेम रीडायरेक्ट कहीं भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी हो रहा है, मतलब मैं कोई भी पेज से किसी कहीं पे भी मैं इसका रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मानिए कि अगर मे बी थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, कि मानिए कि मेरा एक थर्ड पार्टी है, मतलब रेजिस्टर सर्विस है, जहाँ से मैं इसका ये लॉगिन का जितने भी डिटेल्स है वो डिटेल्स मैं वो थर्ड पार्टी को भेज के वहां से रिस्पॉन्स लाना चाहता हूँ, तो वो भी हो पाएगा राइट? क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्वलेट तो वो सारा डेटा को होल्ड कर रहा है। मतलब वो एप्लीकेशन में ऐसा अप्रोच ही होता है क्या? मैं जस्ट आपसे पूछता हूँ। आप वेब सर्विस को कॉल करके वहां से रिस्पांस लाना चाहते हो? हाँ सर, मतलब ये सेंड रीडायरेक्ट पे जैसे कि हम लोगों ने फेसबुक या फिर कोई भी यूआरएल को हिट करके मतलब उसको हम पहुंच सकते हैं, मतलब उसका रिस्पॉन्स ला सकते हैं। तो मेरा जितने भी डेटा है यहाँ पे, लॉगिन का डेटा, एड्रेस और फोन नंबर जो है, मैं वो डेटा को मैं कोई भी थर्ड पार्टी को, मानिए कि कोई भी थर्ड पार्टी होता है ना, उसको भेज के उससे वो जो रिस्पॉन्स मुझे भेजेगा उसको मैं लूंगा। तो वैसा जो अप्रोच होता है वो इसी के साथ होता है क्या? मतलब ऐसे ही होता है क्या? मैं यही पूछ रहा हूँ। मेरी ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैंने क्वेश्चन। लेकिन नहीं, लेकिन बात बताओ, सही है आपका क्वेश्चन, लेकिन सेंड रिडायरेक्ट का उस लेवल पे यूज नहीं होता है ना, बस रिडायरेक्शन के लिए होता है। उस लेवल पे अगर आपको काम करना है तो आपको दूसरी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई सर्विस किसी थर्ड पार्टी रिसोर्स को कॉल करे, वहां से डेटा रिटर्न हो, तो क्योंकि आप एक चीज देखो ना, मेथड की डिक्लेरेशन, हाँ, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है देखिए जरा, वाइड, समझ रहे हो आप? हाँ, वॉइड है, हाँ, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ, वो जो चीज होती है वो कंटेक्स्ट अलग है। उस केस में सर्विस बनेगी और वो सर्विस को हम कॉल करेंगे। जो सर्विस बनाने वाला बंदा होगा वो हमें अपना मेथड दे देगा, या मेथड का कोई प्रोटोटाइप दे देगा, या कोई यूआरएल दे देगा, कहेगा हिट करो, और हम उसको हिट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास यूआरएल क्लास होती है, नेटवर्किंग में यूआरएल क्लास होती है, उससे हम काम कर सकते हैं। ओके सर, ओके समझ गए। तो वो अलग कंटेक्स्ट है। अच्छा, आगे सेंड रिडायरेक्ट से रिलेटेड यही कहानी है। इसके बाद की कहानी आ जाती है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अच्छा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, अब इसी की जगह पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करते हैं। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज कर लेता हूँ। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर जब मैंने यूज करा, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर पहले तो एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम रिक्वेस्ट के ऊपर गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड चलाते हैं। तो रिक्वेस्ट के ऊपर जब गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप मेथड चलाओगे तो आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बट ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट किस रिसोर्स के लिए मिला है वो मैटर करता है। जैसे आपने रिसोर्स दे दिया index.html, तो index.html के लिए मिल गया ये, है ना, यानी कि ये index.html पे जाएगा। index.html पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा या इंक्लूड करेगा, जो भी आपने बता दिया। अब इसका एक मेथड होता है इंक्लूड, इसी का मेथड होता है फॉरवर्ड। तो हमने क्या करा, फॉरवर्ड मेथड चलाया, और फॉरवर्ड मेथड में ये ऊपर जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेम रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स
यहाँ पे पास कर दिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर के केस में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नया नहीं बनता है, इसी रिक्वेस्ट को ये आगे लेके जाता है ना, सेम रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो अब सिचुएशन ये हुई कि ये है हमारी रजिस्टर सर्वलेट HTML। इस पे मैं डेटा डालूंगा और डेटा डालने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट को सबमिट करूंगा। तो सबमिट करा, तो सबमिट करते ही मैंने किसको बुलाया? रजिस्टर HTML को। ठीक है, तो ये मेरी कॉलिंग सर्वलेट है एक तरह से, है ना। मैंने इसको कॉल किया, कहाँ से कॉल किया? इस HTML से कॉल किया। लेकिन उसके अंदर मैंने यहाँ पे अगली सर्वलेट का URL पैटर्न दे दिया जिसका नाम है वेलकम सर्वलेट। वेलकम सर्वलेट मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए वेलकम सर्वलेट बनाया था मैंने, उसका URL पैटर्न डाल दिया है। तो आप लोग बार बार कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं सर्वलेट का नाम और URL पैटर्न सब सेम रखता हूं इसलिए वही नाम डाल देता हूं। तो URL पैटर्न होता है बेसिकली यहाँ। तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हमने रिक्वेस्ट भेज दी HTML से, किस पे? लॉगिन सर्वलेट पे, और यहां से हमने रिक्वेस्ट को कर दिया फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा ये भी मैसेज मैं ऊपर वाला रहने देता हूं, रजिस्टर सक्सेस वाला। मैंने यहां लिख दिया फॉरवर्ड और इस पे भेज दिया रिक्वेस्ट। तो जरा देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। हमें आउटपुट मिला वेलकम, समझ रहे हो? अच्छा, हमारी रिक्वेस्ट कहां से कहां तक गई थी? हमारी रिक्वेस्ट गई थी HTML पेज से, HTML पेज से इस रजिस्टर सर्वलेट पे। तो पहली चीज आप ये देखिए कि आपका URL वही है, चेंज नहीं हुआ है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि ये क्या है? वेलकम। ये वेलकम सर्वलेट का मैसेज है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई किस पे? वेलकम पे। समझ में आई बात? और आउटपुट आपको किससे मिला? वेलकम का। वेलकम का आउटपुट आपको मिला, ना कि रजिस्टर में ये जो मैसेज लिखा था ये भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक HTML है रजिस्टर, एक सर्वलेट है रजिस्टर सर्वलेट, एक है सर्वलेट जिसका नाम है वेलकम सर्वलेट, आपने रजिस्टर से रिक्वेस्ट भेजी रजिस्टर सर्वलेट पे, रजिस्टर सर्वलेट से फॉरवर्ड कर दिया वेलकम पे, रजिस्टर सर्वलेट से फॉरवर्ड कर दिया वेलकम पे, तो कहानी क्या हुई? आपको रिस्पांस कहां से मिला? रिस्पांस आपको किसने दिया? किस सर्वलेट ने दिया? रजिस्टर ने दिया या वेलकम ने दिया? ध्यान से समझना, यहां कॉलिंग सर्वलेट है रजिस्टर और कॉल्ड सर्वलेट वेलकम है वेलकम। बिल्कुल सही बात है, वेलकम ने हमें रिस्पॉन्स दिया। तो यानी कि फॉरवर्ड मेथड के केस में हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कॉल्ड सर्वलेट से मिलता है। कॉल्ड जो बुलाया गया है, कॉल्ड कौन था? वेलकम। और कॉलिंग कौन था? रजिस्टर। तो रजिस्टर सर्वलेट ने कॉल किया था वेलकम को, तो कॉलिंग हो गया वेलकम रजिस्टर सर्वलेट, और कॉल्ड सर्वलेट हो गया वेलकम सर्वलेट। फॉरवर्ड मेथड बिल्कुल रीडायरेक्ट की तरह ही है, बस नया क्या है? दो चेंजेस है। URL वही रहता है, बदलता नहीं है। दूसरा, रिक्वेस्ट रिस्पांस वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। और जो रिस्पांस हमें मिलता है वो कॉल्ड सर्वलेट से मिलता है। तो ये तीन बातें हो गई, समझे? सेंड रिडायरेक्ट एक मेथड है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कोई मेथड नहीं है। ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड चलाना होता है, जिससे आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट मिलता है। मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस को इम्प्लीमेंटिंग करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, और उस पर आपकी डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कि रिक्वेस्ट को इंक्लूड करो या फॉरवर्ड करो, जो भी। अब यहीं पे अगर मैं इंक्लूड चला देता हूँ, यहीं पे देख लो इंक्लूड, ठीक है, तो अब आउटपुट आपको ये वाले पेज का और इस वाले पेज का मिला के मिलेगा। आप देख लो, ठीक है।
देखो मिला कि नहीं मिला, दैट इज इंक्लूड। इसका यूज कब करते हैं, जैसे हम लॉगिन कर रहे हैं, अब लॉगिन में मैं चाहता हूं कि लॉगिन वाला पेज यहाँ पे इंक्लूड हो जाए और साथ ही साथ ऊपर एक ये मैसेज आ जाए, उस केस में करते हैं जो कि कल मैंने आपको बताया था। तो इंक्लूड के केस में आउटपुट कहाँ से मिलता है, इंक्लूड के केस में आउटपुट दोनों को मिला के मिलता है, कॉल्ड और कॉलिंग दोनों मिलके आउटपुट देते हैं। नहीं समझ में आया? बोलिए, नहीं समझ में आया सर? सर ये इंक्लूड और एक बार फाइनली बताइए इसका फंक्शन। नहीं, अगर मैंने इंक्लूड लिखा तो आपने एक चीज नहीं देखा कि वेलकम सर्वलेट का आउटपुट और हाँ। ये रजिस्टर सर्वलेट का आउटपुट मिला के मिला है। और वैसे यूज जानना हाँ। है तो वैसे यूज ये है कि अगर मान लीजिए ईमेल मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ईमेल मान लीजिए मैंने ये लिख दिया और पासवर्ड मैंने ये लिख दिया और ये इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है, तो आपको ये मैसेज यहाँ पे इंक्लूड हो गया, सॉरी ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड हो गई और ये मैसेज इसी पेज का है। तो इस तरह से आ गया आपको। अब इसको थोड़ा लोकेशन डाल अगर के, मैं ठीक डालूंगा यहाँ पे, हाँ, अगर मैं ठीक यूजर आईडी डालूंगा, सही डालूंगा, तो ये वो फॉर मुझे react कर देगा। तो उसके लिए आपको कंडीशन लिखना है ना। यहाँ पे देखिए, अगर ये वैलिड होगा तो मैंने इंक्लूड का कोड लिखा है, इनवैलिड होगा तो फॉरवर्ड का कोड लिख दिया है, सॉरी वैलिड होगा तो फॉरवर्ड का कोड लिख दिया है। वैलिड डाल देते हैं। ये लीजिए, पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, शायद यही है, नहीं है, 1 2 3 4, ये लीजिए, ये उसी पेज पे चला गया, अगले पेज पे मतलब फॉरवर्ड हो गया। बताओ। अच्छा, हाँ, इसके बारे में अभी फॉरवर्ड यूज रहा है और इंक्लूड सिर्फ क्या कर रहा है, इंक्लूड सिर्फ ये मैसेज दिखा रहा है इस पेज पे। क्या 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 इंक्लूड मुझे वो दोनों कॉलिंग और कॉलर दोनों सर्वलेट का जो मैसेज है उसको दिखा रहा है, दोनों का। ये इंक्लूड में, फॉरवर्ड में नहीं। हाँ सर। सर यही हुआ सर, इंक्लूड में क्या हो गया कि मतलब दूसरा पेज का भी अपना पेज का भी दोनों का मैसेज दिखा दे अपना ही पेज में। जैसे कि रजिस्टर सर्वलेट का पेज है। समझ में आ गया? पहले ये बताओ, समझ में आ गया? हाँ 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 ठीक है, अच्छी बात है, फिर आगे चलें। समझ में आ गया तो फिर सर एक बात सर, हाँ सेंड रिडायरेक्ट था ना, सेंड रिडायरेक्ट, हाँ उसमें हर एक बार अपना न्यू ऑब्जेक्ट सॉरी न्यू रिक्वेस्ट और न्यू रेस्पॉन्स बनता है। हाँ, हाँ और मैंने यहाँ से कुछ डाटा ब्राउजर से पास किया वहां पर सर्वर पर किया और सर्वर पर नया रिक्वेस्ट नया ऑब्जेक्ट बना। अब जो सर्वर जो पास करेगा दूसरा फर्दर ब्राउजर पे आगे पेज में अगला पेज में, तो सर उस पेज के लिए ये जो सर्वर जो पास करेगा वो रिक्वेस्ट हो गया और उसमें जो शो करेगा तो वो रिस्पॉन्स हो गया। हाँ, जो जब भेजा था तो रिक्वेस्ट भेजा था और जो वो पेज हमें जो शो हो गया, जो हमें दिख जाता है, वही हमारे लिए रिस्पॉन्स होता है। हाँ। लेकिन तो वो मतलब हमारे लिए रिस्पॉन्स होता है, लेकिन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जो जैसे हमें कुछ आउटपुट मिला तो उसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, कुछ हम यहाँ से लिख के भेज रहे हैं तो उसे हम रिक्वेस्ट बोलते हैं, मतलब ठीक है, वो हमारे लिए समझने के लिए। लेकिन कोडिंग के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब सपोज करो कि कहीं पे एक मेथड होता है गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड तुमने चलाया और सेंड रिडायरेक्ट को चलाने के बाद चलाया तो वो नया ऑब्जेक्ट तुम्हें रिटर्न करके देगा। वो शायद गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड किसका है, होता होगा किसी न किसी, शायद गेट इनिट पर गेट सर्वलेट config and dot get servlet name, get init parameter, get servlet context dot get
सर्वलेट रिक्वेस्ट कहीं आ रहा है? गेट सर्वलेट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है। गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट, अरे गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड नहीं होता है हमारे सर्वलेट, उसके 5 मेथड होते हैं ना। अब मुझे याद आया, 5 मेथड होते हैं। एक इनिट होता है, एक सर्विस होता है, एक गेट सर्वलेट इन्फो होता है, गेट सॉरी कौन कौन से मेथड होते हैं यार, भूल गया मैं भी। 5 मेथड सर ये होता है सर, सर्विस होता है सर, इंट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग हो जाने के बाद यहाँ पे एक ये होता है गेट सर्वलेट इन्फो आता है। गेट सर्वलेट इन्फो, फर्स्ट सर्वलेट, ये 5 मेथड होते हैं ना। इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, इसमें नहीं होता है क्या गेट तो मेरे ख्याल से फिर गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट कोई मेथड नहीं होता है। गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड होता होगा तो आ जाएगा। ये सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट का मेथड होता है। ये सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट पे चलता है। इवेंट इसमें भी होते हैं, बताऊंगा। तो थोड़ा ये बहुत दूर जा रहा है, आगे की कहानी है। तो गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट मतलब कहने का ये है, वो इवेंट पे चलेगा, बट चलेगा जरूर। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लो कि सेंड रिडायरेक्ट चला दिया और उसको चलाने के बाद आपने क्या चलाया, कहीं गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे जो सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो नया वाला होगा, पुराना नहीं होगा। वो मेरे कहने का मतलब। और बताओ, मेरे ख्याल से इंक्लूड फॉरवर्ड, अच्छा आपको कभी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा, बताओ सेंड रिडायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है ना। एक में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नया बदलते रहते हैं, एक में नहीं बदलते हैं, एक में यूआरएल चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। चलो ये सब डिफरेंस है, बट सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये पूछा जाता है, इंक्लूड और फॉरवर्ड में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए। अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं 2 बार बताऊंगा, 3। और किसी को बताने से नहीं आएगा, ये भी जान लो, है ना। बिल्कुल एकदम हनुमान जी की तरह सीना फाड़ दूं और एकदम दिखा दूं कि रामचंद्र जी मेरे सीने में बसते हैं, है ना। तो वैसा भी मतलब नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हनुमान जी तो मैं नहीं हूँ। लेकिन मतलब कितना भी समझा दूँ, है ना, लो भैया मैंने बहुत अच्छे बता दिया, आप कितना भी समझ लो, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को जब हैंड्स ऑन करोगे खुद, मतलब बिना देखे एक पेज बनाया, फॉर्म से वैल्यू गेट करके प्रिंट किया, अच्छा वैल्यू चल रही है ना। अब कुलदीप ने एक पेज बनाया, तुरंत गायब, दिमाग गायब। यार मेथड पढ़ो ना भाई, दिमाग गायब नहीं होने देना है। एरर पढ़ो, मेथड पढ़ो। क्या कह रहा है? कह रहा है पोस्ट मेथड नॉट अलाउड हियर। इसका मतलब ये हो गया कि यार कहीं हम रिक्वेस्ट गेट से भेज रहे हैं और कॉल पोस्ट कर रहे हैं, या पोस्ट से रिक्वेस्ट गेट पे जा रही है, या कुछ ऐसे ही सिचुएशन आ रहा है। बस यही हो सकता है। उसको गूगल पे डालो, मतलब आप ये समझ लो कि आप एकदम लास्ट स्टेज पे, आप जावा खत्म हो जाएगी आपकी। अब आप इस लेवल पहुंच गए हो कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एरर भी आए, गूगल पे डाल दो और उसको सोल्यूशन खुद निकालो। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि भाई आपको मैं बैसाखी बन के चलूँ आपके साथ, नहीं। आपको इस लायक बनाऊँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। आप मुझे खुद बताओ सर देखो ये एरर है ना। तो एक एक करके, और प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सबको पता है कि ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट होती है, ऐसे रिस्पॉन्स होता है, ऐसे सब होता है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अभी कॉपी लेके, पेन लेके अभी कोड लिखवाने लगूँ तो मे भी कोई लिख ले कोई ना लिखे, मतलब ऐसा गारंटी नहीं दे सकता हूँ मतलब। लेकिन इस बात की गारंटी दूंगा कि इतने लोगों में से 3-4 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं लिख सकते हैं। पूरा कोड तो कोई भी नहीं लिख पाएगा, ये भी बता दूँ, भी गारंटी देता हूँ। पूरा कोड कनेक्शन बनाने से लेके डेटाबेस तक, डेटा स्टोर करने तक का
कॉपी में ड्राई रन कि सर एकदम चल जाए बिना कहीं से देखे। तो हमें वो स्किल लानी है अपने अंदर बस। अच्छा, रही बात सर्वलेट ओवरलेट की, तो ये उतना ज़्यादा कोई यूजफुल चीज़ नहीं है। सर्वलेट बस इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ, आप रिक्वेस्ट जानो, रिस्पॉन्स जानो, आप सर्वलेट की कहानी जानो। जब सर्वलेट जानोगे तभी जेएसपी थोड़ी अच्छे से जान जाओगे, वेब सर्विस जानोगे, वेब सर्विस पे असली काम होता है। सर्वलेट जेएसपी से वेब पेजेस बन जाते हैं। मतलब अगर आप वेबसाइट बनाने के लिए सोच रहे हो, आप अपनी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सोच रहे हो, अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए सोच रहे हो, तो मैं एक काम करूँगा, पता है, मैं अलग से प्रोजेक्ट की क्लास लूँगा, ठीक है, और हम प्रोजेक्ट जेएसपी में बनाएंगे। थोड़ा सर्वलेट भी लगाएंगे, जेएसपी भी लगाएंगे, फिल्टर भी लगाएंगे, इवेंट भी लगाएंगे, लिसनर भी लगाएंगे, सारा चीज़ यूज करेंगे, पर जेएसपी में, है ना। वहाँ पे कई काम आसान हो जाएंगे आपके। अभी आप कंसेप्ट पे पढ़ने पे ध्यान दो, एक एक करके कंसेप्ट, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी छोटे से प्रोजेक्ट बना के, अभी इसमें मैं कई करेक्शन कर सकता था, अब इसमें मैं फॉरगेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, अपडेट पासवर्ड, ये वो ऐसे वैसे, लेकिन क्या ज़रूरत है, वो सब हम आगे कर लेंगे। बार बार यहाँ पे भी करो, वहाँ पे भी करो, टाइम ज़्यादा लगेगा। कंसेप्ट पढ़ने पे हमें ध्यान रखना है कि रिक्वेस्ट ये होता है, रिस्पॉन्स ये होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये है, सेंड डायरेक्ट ये है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। कॉल सर्वलेट क्या है, कॉलिंग सर्वलेट क्या है, आपका दिमाग वैसे ही घूम जाएगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग से पहले आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिना इक्लिप्स से चलाएं, इक्लिप्स पे मत बनाएं, खुद मैनुअली चलाएं, नोटपैड से सर्वलेट के प्रोग्राम को चलाना सीखें, सारे कंसेप्ट को समझें, देन उसके बाद आप इसकी एक करके कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करें, फिर इक्लिप्स में आएँ धीरे धीरे, फिर सर्वर को कॉन्फ़िगर करके सर्वर पे चलाएं, फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी करें। ये सारा काम एक एक करके करें, एक साथ नहीं। चले भैया आगे, और कुछ पूछना है?